Welcome to Study Static. Dear student, today we'll learn important question based on periodic table. So let's get started without any delay. Okay, good evening everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, student. Good evening, क्लास sir. गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अभी जो पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ लेंथेनाइड रेयर अर्थ मेटल अर्थ एलिमेंट। पहली बात, इसमें से कौन सा लेंथेनाइड है और लेंथेनाइड के ब्रैकेट में लिखा हुआ है रेयर अर्थ मेटल, यानी कि ये रेयर अर्थ मेटल। आपको बता दें कि जो लेंथेनाइड्स हैं और जो एक्टिनाइड्स हैं ये रेयर अर्थ मेटल में गिने जाते हैं। ये रेयर अर्थ मेटल से रिलेटेड हमने दो क्वेश्चन आपको पूछा था। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, अगर किसी को लेंथेनाइड सीरीज पता है तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है वो, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है क्योंकि एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है कि रेयर अर्थ मेटल से रिलेटेड। तो रेयर अर्थ एलिमेंट क्या होता है ये हम अभी बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभी फिलहाल रेयर अर्थ मेटल क्या होता है। लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज ये दोनों ही रेयर अर्थ मेटल में गिनती होते हैं। इसके अलावा दो और एलिमेंट है, एस्केंडियम एंड इट्रियम। ये रेयर अर्थ मेटल रेयर अर्थ एलिमेंट में गिनती होता है। अच्छा, रेयर अर्थ एलिमेंट का एग्जैक्ट मतलब क्या है? रेयर अर्थ एलिमेंट का मतलब है कि अगर मान के चलिए कोई मेटल कोई ओर लेते हैं या अर्थ क्रस्ट के अंदर जाएं, अर्थ के अंदर जाएं और उसमें से कोई एलिमेंट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और वो बहुत ही कम मात्रा में है, बहुत ही कम अमाउंट में है, तो हम कह सकते हैं वो रेयर अर्थ मेटल है, रेयर अर्थ एलिमेंट है। इस चीज को सही से समझने के लिए देखो, आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जो रेयर अर्थ मेटल के एग्जांपल्स हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 22 ppm। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एस्केंडियम जो है ये 22 ppm लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? पार्ट पर मिलियन। एग्जैक्ट मतलब क्या है? बताना क्या चाहते हैं आप? बताना हम आपको ये चाहते हैं कि अगर हम बात करें जो भी रेयर अर्थ मेटल है वो अगर 1 मिलियन में, मान के चलिए हमारे पास 1 मिलियन एलिमेंट्स हैं, तो 1 मिलियन एलिमेंट्स में से हो सकता है 2-4, हो सकता है 10, हो सकता है 12 ऐसा एलिमेंट हो जो कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट हो जिसको हम रेयर अर्थ मेटल बोलते हैं। आप समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपको। 1 मिलियन यानी 10⁻6, 10⁻6 एलिमेंट में से अगर कुछ गिनती के 10⁻6 एलिमेंट में से मान के चलिए आप 2-4 एलिमेंट ऐसा हो जो कि एक अगर हमने ओर एक्सट्रैक्ट किया है और उस ओर में से 10⁻6 एलिमेंट्स में से सिर्फ 2 या 3 ऐसा हो जो कि कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट हो, तो ऐसे एलिमेंट को हम रेयर अर्थ मेटल बोलते हैं। एग्जैक्ट मतलब ये है कि बहुत कम मात्रा में, रेयर शब्द से ही आपको मतलब रेयर वर्ड से ही आपको मतलब पता चल रहा होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम एस्केंडियम को लेते हैं, तो एस्केंडियम 22 ppm होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करें और हमारे पास अगर 10⁻6 एलिमेंट है तो 10⁻6 एलिमेंट में से 22 जो है वो एस्केंडियम होगा। अगर हम मान के चलिए इट्रियम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो इट्रियम को एक्सट्रैक्ट करते समय 10⁻6 एलिमेंट में से 33 एलिमेंट ऐसा होगा जो इट्रियम होगा। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एक एग्जाम्पल और आपको बताते हैं, जैसे यूरोपियम है, तो यूरोपियम अगर 10⁻6 एलिमेंट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें से मात्र दो, सिर्फ टू एलिमेंट ऐसा है होगा 10⁻6, मतलब 1 मिलियन में से सिर्फ 2 एलिमेंट ऐसा होगा जो यूरोपियम होगा। तो ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं रेयर अर्थ मेटल, जो कि बहुत कम मात्रा में होता है। क्लियर? आई होप आपको रेयर अर्थ मेटल के बारे में आइडिया हो गया अब। अच्छा, अगर आईयूपीएसी कन्वेंशन के हिसाब से बात करें तो आईयूपीएसी कन्वेंशन के हिसाब से जो रेयर अर्थ मेटल है वो 17 है। देयर आर 17 रेयर अर्थ मेटल्स, देयर आर 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और उन 17 रेयर एलिमेंट्स की बात करें तो वो है आपका सीरियम,
है ना, डिस्पोर्सियम एंड सो ऑन, ये जो नाम लिखे हुए हैं ये सारे हैं। अब आपको मैं बता दूं सीधी सीधी, जो लेंथेनाइट्स या एक्टिनाइट्स है ये, और इसके अलावा दो और एलिमेंट एस्केंडियम या इट्रियम, ये सारे के सारे रेयर अर्थ मेटल में आते हैं। अच्छा, अभी जो मैं आपको सीरीज दिखा रहा था, फिर से एक बार हम यहाँ आते हैं। एस्केंडियम, इट्रियम, लेंथेनम, सीरियम, और ये सारे एलिमेंट जितने भी हैं, ये सारे के सारे 17 है कुल मिला के। तो ये सारे के सारे क्या हैं, रेयर अर्थ मेटल है, रेयर अर्थ एलिमेंट है। मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि फर्स्ट रेयर अर्थ मेटल पीरियडिक टेबल में कौन सा है, रेयर अर्थ एलिमेंट फर्स्ट वाला जो है, पहला पहला जो है वो कौन सा रेयर अर्थ एलिमेंट है पूरे पीरियडिक टेबल में। तो पूरे पीरियडिक टेबल में पहला जो रेयर अर्थ एलिमेंट है वो एस्केंडियम है। हम थोड़ा सा पीरियडिक टेबल में आते हैं, आपको ज़्यादा फील आएगा। ये देखिए, अगर पीरियडिक टेबल में हम देखें यहाँ से, तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो एलिमेंट है ऊपर में एस्केंडियम, ये रहा आपका एस्केंडियम। एस्केंडियम ये पहला एलिमेंट है जो कि रेयर अर्थ मेटल है। इसके अलावा जो लेंथेनाइट्स है और एक्टिनाइट्स, इसके एलिमेंट्स रेयर अर्थ मेटल में गिने जाते हैं। ओके, तो पहला एलिमेंट कौन सा है, एस्केंडियम है। अच्छा, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे सीधे सीधे, पहला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ लेंथेनाइट रेयर अर्थ एलिमेंट। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी, बताइए, आप ही बताइए। यहाँ पे कैडमियम है, कैलिफोर्नियम है, सीरियम है और सीजियम है। तो मैंने अभी तुरंत सीरियम बताया, होगा। क्या? सीरियम। यस, सीरियम होगा। क्यों सीरियम होगा? अभी तुरंत दिखाया था आपको सीरीज, आपको सीरीज हम दिखाए थे अभी तुरंत। उसमें जो लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, देखो आप, जो सेकेंड वाला एलिमेंट है सीरियम, ये सीरियम यही है, ये लेंथेनाइट्स में आते हैं। सो सीरियम इज द करेक्ट आंसर, है ना। बाकी और भी एलिमेंट्स हैं इसके अलावा, लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन है उसमें सीरियम है दिया हुआ, तो सीरियम इज द करेक्ट आंसर। ओके, और आपको एक नहीं, दो नहीं, कई जगह मैंने दो इससे पहले भी बात की है, जैसे कि यहाँ पे भी दिखाया आपको सीरियम, है ना। 17 अर्थ रेयर अर्थ एलिमेंट में सीरियम पहला, है ना, यहाँ से। और लेकिन सीरियम से भी पहले कौन है, स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर के हिसाब से पीरियडिक टेबल में। ठीक है, तो चलते हैं आप क्वेश्चन में फिर से। जो आपका पहला क्वेश्चन था उसका आंसर हो गया कैलकाटा, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ द गिवन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज इज। अब इसमें पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर आयनिक रेडियस का क्या होगा, तो बहुत इजी है, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया आपसे। क्या आपको देखना है कि कैटायन और एनायन, अगर चार्ज ऑन कैटायन ज्यादा है तो रेडियस छोटा होगा, और चार्ज ऑन एनायन ज्यादा है तो रेडियस बड़ा होगा। यानी कि Ca2+ का साइज सबसे छोटा, K+ का साइज उससे बड़ा, और Cl- का उससे भी ज्यादा, और H2- का सबसे ज्यादा। यानी एनायन पे जितना चार्ज ज्यादा, मतलब निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा, साइज उतना ही बड़ा, है ना। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में सबसे छोटा वो होगा साइज में जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। तो Ca2+, then K+, then Cl-, then SO2-। so the correct answer of this question will be fourth option। ओके, इजी क्वेश्चन है ये, तो इस तरह पे कई सारे क्वेश्चन डीपीज में और ऑलरेडी क्लास में भी हमने डिस्कस किए हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है द फर्स्ट आयनाइजेशन एंड पोटेंशियल of sodium is 5.1 electron volt. The value of electron gain enthalpy of Na+ will be। अब क्वेश्चन आप समझिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी दोनों एक ही चीज है, और आपको दे रखा है आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, Na+ का जो है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+। देखो आप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, और गेन करते समय कितना एनर्जी रिलीज हुआ, है ना, कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया। या अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी बोलता हूँ तो आयनाइजेशन एनर्जी केस में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इस केस में रिलीज होता है। तो अगर Na+ में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो बनेगा Na।
तो हम बात कर रहे थे कि Na+ में अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो बनेगा क्या, Na, ओके। और अगर हम Na की बात करें तो अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी मालूम है तो जस्ट उसका उल्टा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na में एक इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो Na+ बनेगा और इलेक्ट्रॉन माइनस, और इस समय इसका एनर्जी दे रखा है आपको कितना, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये पॉजिटिव में है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये निगेटिव में होगा 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों, क्योंकि जस्ट इसका उल्टा इक्वेशन है ये। तो जो थर्ड क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस इतनी सी बात है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलना, जो भी एलिमेंट है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल देना, इलेक्ट्रॉन रिलीज होना, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो ये दोनों ही रिएक्शन जस्ट उल्टा है, तो इसका एंथैल्पी जो होगा, हीट चेंज, वो भी उल्टा होगा। अगर ये प्लस में है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये माइनस में 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। सो 2 इज द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइजेज ऑफ एटॉमिक रेडियाई among the elements ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड आर्सेनिक इज। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको बस देखना है पीरियोडिक टेबल में कि एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। और आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कौन कौन है, ऑक्सीजन, सल्फर एंड सेलेनियम। ओल्ड स्टाइल से टिपोगे तो पिटोगे, ओल्ड ऑक्सीजन, सल्फर एंड सेलेनियम। सो सेलेनियम थर्ड पोजीशन, यानी कि लगातार ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक रेडियस होगा। एंड ऑक्सीजन से बड़ा सल्फर, सल्फर से बड़ा सेलेनियम। अब ये तीनों तो सही ही जा रहा है यहाँ पे, ओके। तो ऑक्सीजन से बड़ा सल्फर, सल्फर से बड़ा सेलेनियम, और सेलेनियम से बड़ा आर्सेनिक। अब देखना है आपको, कई सारे ऑप्शंस हैं जिसमें कि हमें ये तीनों तो अप्रोप्रिएट लगा। बाकी देखते हैं, क्या आर्सेनिक का रेडियस सेलेनियम से भी ज्यादा है। इस चीज को समझने के लिए आपको ये समझना होगा ये आर्सेनिक है कहाँ पे। याद कीजिए, नाइट्रोजन, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, है ना, सब बीमार, है ना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, मतलब पहले ऊपर में नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, और उसके नीचे होता है आर्सेनिक, एस। तो सेलेनियम से जस्ट आगे है आर्सेनिक। अगर हम बात करें तो आर्सेनिक का रेडियस, अगर मैं पीरियोडिक टेबल में जाऊं तो आपको ज्यादा फील आएगा। यहाँ पे आइए, हाँ, यहाँ पे सीधा सीधा देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, फास्फोरस के नीचे आर्सेनिक, और आर्सेनिक के जस्ट आगे है सेलेनियम, है ना। अब इसमें एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर पूछा था आपसे, तो बस सेलेनियम से भी बड़ा आर्सेनिक है, क्योंकि आपको पता है लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। अगर हम पूछें आपको आर्सेनिक और सेलेनियम का दोनों का रेडियस किसका ज़्यादा होगा, तो हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, तो आर्सेनिक का ज़्यादा। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं, अमॉन्ग दीज ऑप्शन, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम exhibit many properties which are similar, but the two elements differ in exhibiting maximum covalency in compound, exhibiting amphoteric nature in their oxides, forming covalent halides, forming polymeric hydrides। अब समझिए इसको। हालांकि इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम एग्जिबिट मेनी प्रॉपर्टीज विद सिमिलर। आपको देखना है कि सिमिलर प्रॉपर्टी कौन कौन सा होता है, किसका किसका, बेरिलियम और एल्यूमिनियम का। जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है एग्जिबिटिंग मैक्सिमम कोवैलेंसी इन कंपाउंड, क्या दोनों का वैलेंसी सेम है और मैक्सिमम कोवैलेंसी दोनों का सेम है, मतलब वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी दोनों का सेम है। अगर हम बात करें बेरिलियम का, तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए आप 1s2 2s2, है ना, और ऐसे लिखें तो 2,2, है ना। इसका वैलेंसी कितना है, 2 है। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम का, अब फिर से देखो यहाँ पे,
हाँ, एल्यूमिनियम का अगर वैलेंसी लिखे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 है ना। ऑटोमोस्ट सेल में ऐसे ऐसे करें तो 2,8,3 तो इसका वैलेंसी 3 है। इसके हिसाब से देखें तो ऑटोमोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंसी 3 है। तो अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो इसका वैलेंसी है 3, जबकि हम बेरिलियम की बात करें तो इसका वैलेंसी है 2, है ना। बेरिलियम का वैलेंसी हमने कहा 2 और एल्यूमिनियम का 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है एग्जिबिटिंग मैक्सिमम कोवैलेंसी इन द कंपाउंड एंड दैट इज 2 एंड 3 दोनों सेम है, तो गलत दे रखा है ना, दोनों सेम नहीं है। आपको देखना था कि सिमिलर प्रॉपर्टी कौन सा है। बेरिलियम एल्यूमिनियम एग्जिबिट मेनी प्रॉपर्टीज विद सिमिलर है ना। सिमिलर प्रॉपर्टी किसमें है? सिमिलर प्रॉपर्टी है क्या? कोवैलेंसी दोनों का सेम है क्या? जी नहीं, नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो और क्या ऑप्शन है? अब इसमें पूछा था आपसे बट द टू एलिमेंट डिफर इन, सिमिलर प्रॉपर्टी है बट टू एलिमेंट डिफर इन, तो टू एलिमेंट डिफर किस चीज में कर रहा है? कोवैलेंसी में कर रहा है ना। बेरिलियम का 2 वैलेंसी और एल्यूमिनियम का 3 है, तो पहला ही ऑप्शन सही है इसका। और दूसरा ऑप्शन में दे रखा है एग्जिबिटिंग एम्फोटेरिक नेचर इन देयर ऑक्साइड्स। हाँ बिल्कुल, एल्यूमिनियम के भी एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और बेरिलियम के ऑक्साइड दोनों एम्फोटेरिक नेचर का होता है। तीसरा है फॉर्मिंग कोवैलेंट हैलाइड्स, है ना, 20 चाहे BeCl2 हो या AlCl3, हाँ बिल्कुल होता है, कोवैलेंट हैलाइड्स बनाते हैं। और लास्ट ऑप्शन है फॉर्मिंग पॉलीहाइड्रिक हाइड्राइड्स। पॉलीहाइड्रिक हाइड्राइड्स का मतलब है कि ये पॉलीमेरिक चेन बनाता है, जैसे BeH2 या AlH3, ये पॉलीमेरिक चेन बनाता है। जी हाँ, तो जैसे मैं आपको दिखा दूं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। BeH2 हो या Al2H6 हो, ये पॉलीमेरिक हाइड ऐसे चेन के फॉर्म में होता है। ऐसे बेरिलियम, यहाँ हाइड्रोजन, इधर इस तरह से बहुत बड़ा चेन बनाता है ना। तो ये सब स्ट्रक्चर के बारे में अभी जानने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपने ये सब चीज नहीं पढ़ा है। फिलहाल पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक सर। हाँ सर। हाँ, पूछो आप। सर, आपने वो जब व्हाट्सएप में दिया था आंसर, उसमें ऑप्शन डी था। हाँ, वो ऑप्शन गलत है, वो ऑप्शन सही आंसर नहीं है, वो उसको करेक्ट कर लेना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, है ना, मैक्सिमम कोवैलेंसी। उसमें जो भी है ऑप्शन प्रिंटिंग में गड़बड़ होगा, तो मैंने चेक किया था बाद में, फिर मैंने भेजा नहीं है, भूल गया भेजना आपको। तो बता देते हैं, आपका 5th का जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 ही होगा। ठीक है ना, उसको आप सही कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कोवैलेंसी दोनों का सेम नहीं होता है, साफ साफ दिख रहा है ना, और आसान सा है, मतलब सीधा पहला ही ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक है ना, आगे बढ़े। हाँ। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछे हैं which is correct order of second ionization potential of carbon, nitrogen, oxygen and fluorine in the following। आयनाइजेशन पोटेंशियल, सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना चाहिए, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो बनेगा, जो भी स्पेसीज होंगे, उसमें आपको ऑर्डर देखना है कि कौन सा ऑर्डर सही है ना। जैसे मैं बात करूं, हमारे पास है कार्बन, एक एक करके देखते हैं। हमारे पास है कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। हम सीधे ऑर्डर मोस्ट लिख रहे हैं, 2s2 2p2, इसका लिखेंगे 2s2 2p3, इसका लिखेंगे ऑक्सीजन का 2s2 2p4 और फ्लोरीन का लिखेंगे 2s2 2p5। अब क्या कीजिए, आप इसमें से हर एक में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। तो हर एक में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2p1, ये हो जाएगा 2p2, ये हो जाएगा 2p3 और ये हो जाएगा 2p4। बहुत अच्छा। अब आपको कंपेयर करना है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब एक इलेक्ट्रॉन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आफ्टर रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखना है आपको, जो हाफ फिल्ड होगा या फुली फिल्ड ऑर्बिटल होगा, हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है और उसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा।
आपको इसमें देखना है कि किस में हाफ फील्ड या फुली फील्ड वाला केस दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें हम, तो ये थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है ना, यानी ऑक्सीजन जिस ऑप्शन में होगा उसमें सबसे ज्यादा, मतलब जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का आयनेशन पोटेंशियल दिया है वो हमारा सही आंसर है। यानी कि यहाँ से देखते ही ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 होने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं बनता है। अब देखना है, हमको कंपेयर करना है ऑप्शन नंबर 1 और 2 में कौन सा सही है। ठीक है, और ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा होगा आयनेशन पोटेंशियल, क्योंकि ये हाफ फील्ड है। दूसरी बात करें हम, तो आपको पता होगा कि जैसे जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन से फ्लोरीन, फ्लोरीन से नाइट्रोजन और कार्बन, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। और लेकिन हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखेंगे। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 2p1 है, 2p2 है, 2p3 है और 2p4 है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है वो बड़ी आसानी से लूज करना चाहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी लूज करना चाहेगा, हालांकि एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा। पर इसमें देखना है कौन बहुत आसानी से लूज करेगा, कौन सबसे जल्दी लूज करना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से लूज कर लेगा। तो 2p में 4 इलेक्ट्रॉन जिसमें है, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो जल्दी लूज करेगा, है ना। और 2p में ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें है, फ्लोरीन में है, तो फ्लोरीन पहले लूज करेगा। यानी कि ऑर्डर में है ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बाद कार्बन। सो वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, हम दोबारा बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन कैरेक्टर। तो ये देखते ही आंसर मारना चाहिए आपको, ये तो देखते ही क्वेश्चन का आंसर आपको पता है क्या। कैल्शियम के ऑक्साइड है, CO2 है, SiO2 है, SnO2 है, PbO2, SnO2, ये सब क्या एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। सो फोर्थ करेक्ट आंसर, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होता है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम सीधे। Which of the following atoms has the highest first ionization energy? हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचना था, बहुत ज्यादा सोचना तो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा सोचना जरूर था। जैसे कि इसमें पूछा था आपको हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका है। तो पहले तो आप देख लीजिए, यहाँ पे रूबिडियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। तो इसमें तो आप आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। कैसे? तो सोडियम, पोटेशियम और रूबिडियम ये तीनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। अब देखिए, हाइड्रोजन, हेलिना का रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, है ना। तो इसमें अगर हम ऑर्डर देखें तो टॉप से बॉटम जैसे ही जाते हैं वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। टॉप से बॉटम जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, क्योंकि आसानी से हम इलेक्ट्रॉन लूज निकाल सकते हैं, क्योंकि साइज छोटा बड़ा होते जाता है। तो अगर हम बात करें तो सोडियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, पोटेशियम का उससे भी कम और रूबिडियम का उससे भी कम। तो इसमें देखें हम रूबिडियम, सोडियम और पोटेशियम में तो सबसे ज़्यादा जो दिखता है हमें वो सोडियम का दिखता है। लेकिन अब यहाँ पे स्कैंडियम है। अगर आप पीरियडिक टेबल में जाएं और पीरियडिक टेबल में देखें कि स्कैंडियम कहाँ पे है, इस एग्जैक्ट पोजीशन, तो आप देखेंगे ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट, यानी ये जो कैल्शियम के तुरंत बाद होगा, कैल्शियम के तुरंत बाद स्कैंडियम। तो यहाँ पे है पोटेशियम, पोटेशियम के आगे होगा कैल्शियम और कैल्शियम के आगे होगा स्कैंडियम। और आपको ये भी पता है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं वैसे वैसे साइज डिक्रीज करता है और आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, स्कैंडियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, यानी स्कैंडियम का आयनाइजेशन एनर्जी पोटेशियम से भी काफ़ी ज़्यादा है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आगरा, या पहला ऑप्शन, है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। The lanthanide contraction is responsible for the fact that zirconium and yttrium have about same radius. ये क्वेश्चन तो आपको दूर दूर तक गलत करने की कोई भी उम्मीद नहीं होनी चाहिए। क्यों? हमने डीपीपी दिए थे आपको, और डीपीपी में सबसे ऊपर में एक फिगर था, अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, न याद हो तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, ये वाला फिगर आप ध्यान से देखिए। इस फिगर में जर्कोनियम और हाफनियम का, इन दोनों का रेडियस बिल्कुल इक्विवेलेंट है, इक्वल है, जर्कोनियम एंड हाफनियम का। हमने बताया था ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन।
टेंटेलम और नायोबियम का, इन दोनों का रेडियस बराबर होता है। टंगस्टन और मोलिब्डेनम का, इन दोनों का भी रेडियस बराबर होता है। तो इनके पीछे रीजन क्या है? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन या एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो हम सीधे आते हैं अब जो क्वेश्चन था उस पर। क्वेश्चन में पूछा था द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट जर्कोनियम एंड इट्रियम हैव सेम रेडियस। पहला ही ऑप्शन देखते ही आपको टिक करना चाहिए। नहीं, पहला ऑप्शन सही नहीं है। जर्कोनियम एंड हाफनियम, पहला है जर्कोनियम एंड इट्रियम। अब देखो आप, जर्कोनियम एंड इट्रियम, जर्कोनियम कौन है यहाँ पे, आपको पीरियोडिक टेबल अगर याद नहीं है तब तो आप गलत करेंगे। जर्कोनियम यहाँ है और इट्रियम यहाँ है, क्या दोनों का रेडियस बराबर है? नहीं जी नहीं, तो पहला ऑप्शन तो झूठ बोल रहा है। दूसरा ऑप्शन कहाँ है? दूसरा ऑप्शन है जर्कोनियम एंड नायोबियम। जर्कोनियम एंड नायोबियम हैव सिमिलर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो आप, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ग्रुप के एलिमेंट के सेम होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जर्कोनियम एंड नायोबियम, तो जर्कोनियम एंड नायोबियम सेम ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए। तो सेम ग्रुप का एलिमेंट होगा तभी इसके मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगा। अब हम बात करते हैं जर्कोनियम का, तो ये रहा जर्कोनियम। इस पीरियोडिक टेबल में देखिए आप, ये है आपका जर्कोनियम और ये है नायोबियम। तो दोनों का ग्रुप नंबर अलग है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिफरेंट होगा, है ना। तो ये गलत बोल रहा है, ये भी, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर, आगे बढ़ते हैं। जर्कोनियम एंड हाफनियम हैव अबाउट सेम रेडियस। देखिए आप चारों ऑप्शन अगर पढ़ेंगे तो आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। जर्कोनियम एंड हाफनियम हैव सेम रेडियस, जी हाँ बिल्कुल, पीरियोडिक टेबल याद है तो आप आसानी से बता सकते हैं क्या कि जर्कोनियम और हाफनियम का, यहाँ पे देखिए इस ग्राफ में भी जर्कोनियम एंड हाफनियम का ग्राफ भी बराबर, ग्राफ में भी दिख रहा है साफ साफ, ये रेडियस है और एटॉमिक नंबर के हिसाब से ग्राफ बना हुआ है, एटॉमिक नंबर के आधार पे। तो यहाँ पे जर्कोनियम और हाफनियम दोनों का रेडियस बराबर होता है। रीजन है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और इसके बारे में हमने काफी डिटेल में कई बार बात किया है क्लास में, तो हम इसके बारे में ज्यादा बात अभी नहीं करेंगे। फिलहाल द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9 विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थर्ड ऑप्शन। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इज दैट दे आर रिड्यूसिंग एजेंट, फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, फॉर्म कैटायन बाय द कैटायन, फॉर्म 10 नंबर क्या है, फॉर्म कैटायन बाय इलेक्ट्रॉन गेन आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपको सीधा सा, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। सो ऑप्शन देखते हैं इसके आंसर आने चाहिए, डेली इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में है द आयनिक रेडियस ऑफ N3 माइनस O2 माइनस एंड F माइनस। अब इसमें देखना है आपको, जहाँ पे सर इससे पहले वाला क्वेश्चन कौन सा नंबर था? ये क्वेश्चन नंबर 10 है। सर यहाँ पे तो मुझे नहीं मिल रहा। 11th में है, इसमें N3 माइनस है, O2 2 माइनस है, F माइनस है। अब यहाँ पे सिंपली पूछा है आपसे कि आयनिक रेडियस का ऑर्डर क्या होगा, किस में ज्यादा होगा। वैल्यूज दे दिया है और ये वैल्यूज आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है ताकि आप देखो डर जाओ, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है इसमें। बस जिसमें एनाइन पे चार्ज ज्यादा है उसका रेडियस ज्यादा होगा, है ना। N3 माइनस O2 माइनस एंड F माइनस, जिसपे एनाइन पे चार्ज सबसे ज्यादा है उसका आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा होगा, और जिसमें सबसे ज्यादा यानी कि N3 माइनस यानी कि सबसे ज्यादा होना चाहिए इसका रेडियस, उसके बाद O2 माइनस का, O2 2 माइनस और सबसे कम F माइनस का। तो आपको देखना है इसमें सबसे ज्यादा किसका वैल्यू है, किस में पहला वाला वैल्यू जो है सबसे बड़ा है। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो इसमें जो पहला ऑप्शन तो गलत है बिल्कुल, इसमें 1.36 और उसके बाद 1.40 है। तो मैक्सिमम जो है पहला ऑप्शन होना चाहिए। तो पहला जो है देखो आप 1.71 1.71, सेकेंड ऑप्शन उससे कम होना चाहिए, तो ये है 1.40 और 1.36। सो इसमें डी थर्ड वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। ओके, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। Following statements regarding the periodic trends of chemical reactivity of the alkali metals and the halogens are given. Which of these statements gives the correct picture?
ये सेम क्वेश्चन जे ने पूछा था, है ना, जे एडवांस ने। और थोड़ा सा ट्रिकी है, समझना है आपको, एक लाइन पढ़ना पड़ेगा और फिर आपको ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि पहले हम बात करें रिएक्टिविटी की, तो याद होगा हमने बात की थी रिएक्टिविटी के बारे में कि मेटल का रिएक्टिविटी अगर देखना हो तो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी देखना चाहिए, लेकिन अगर नॉन मेटल का रिएक्टिविटी देखना हो तो आपको उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखना चाहिए। और क्यों देखना चाहिए? क्योंकि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, दैट मीन्स आयनाइजेशन होगा। तो आपको देखना है किसका आयनाइजेशन एनर्जी। इसमें पूछा था फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पीरियडिक ट्रेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द एल्काइली मेटल्स एंड हैलोजेंस आर गिवन, व्हिच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स गिव्स द करेक्ट पिक्चर? नो, द reactivity decreases in alkali metals but increases in the halogens with increase in the atomic number down the group। एक बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं एल्काली मेटल्स का। तो देखो, आप एल्काली मेटल्स की बात करें, एल्काली मेटल्स, तो एल्काली मेटल में हम जब डाउन दो ग्रुप जाते हैं, जैसे एल्काली मेटल में हो गया आपका कौन सा, लिथियम, लीना, हेलिना का रब से फरियाद, है ना, लिथियम एंड सीजियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम जाते हैं साइज इंक्रीज करता है और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। यानी आयनाइजेशन एनर्जी अगर सबसे ज्यादा की बात करें तो लिथियम का होगा, उससे कम सोडियम का, उससे कम पोटेशियम का, उससे कम रुबिडियम का, और सबसे कम सीजियम का है ना। अब इसमें पूछा था द टॉप से बॉटम में रिएक्टिविटी का क्या होता है? द रिएक्टिविटी डिक्रीजेज इन द एल्कली मेटल्स बट इंक्रीजेज इन हैलोजेंस। हाँ बिल्कुल, टॉप से बॉटम जाते हैं तो रिएक्टिविटी मतलब अगर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रहा है तो रिएक्टिविटी बढ़ेगा, है ना। अगर टॉप से बॉटम जाएं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रहा है यानी रिएक्टिविटी बढ़ेगा, तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी रिएक्टिविटी होने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी का कम होना चाहिए, सिंपल सा बात करें तो। अच्छा, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी उसमें आपको याद भी होगा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो क्लोरीन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है सबसे ज्यादा क्लोरीन का होता है, लेकिन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है। हम बात करते हैं अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो हैलोजन में सबसे ज्यादा होता है क्लोरीन का। और अगर ट्रेंड देखें तो क्लोरीन के नीचे फिर फ्लोरीन, और कल फिर बरसात आई, इस तरह से हमने ट्रेंड बताया था आपको, क्लोरीन का ज़्यादा, फ्लोरीन का उससे ज़्यादा, और ऐसे, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन का ज़्यादा होता है, दैट मीन्स इसका रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो आप एग्जैक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो नहीं है, सबसे ऊपर में तो फ्लोरीन होता है, लेकिन फिर भी ऑप्शन के हिसाब से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ही है। तो यहाँ पे देखना है कि अल्कली मेटल्स जो है सो रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है और हैलोजन का रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है। ये फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अब हम थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मे बी रिगार्डेड एज द मेन कॉज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब ये तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? तो आपको याद होगा कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का मेन रीजन होता है पुअर शिल्डिंग, क्योंकि एफ ऑर्बिटल जो आता है उसका साइज बड़ा होता है, और साइज बड़ा तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर, तो उसका न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा तो रेडियस श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? पुअर शिल्डिंग की वजह से होता है। और पुअर शिल्डिंग किसका? 4f ऑर्बिटल का। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है? वही आंसर होगा। तो ऑप्शन पहला ही ऑप्शन में दिया हुआ है, पुअर शिल्डिंग ऑफ वन ऑफ द 4f इलेक्ट्रॉन बाय अनदर द सबसेस। सो पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सक्सेसिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियडिक टेबल विथ आयनाइजेशन एनर्जी दिस।
अब ये आपको मैंने पहले भी बोला था, दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। क्या? आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू आपको दे रखा है और आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू आपको देखना है कि कहाँ पे ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, और जहां पे ड्रास्टिकली चेंज हो रहा होगा वो ड्रास्टिकली चेंज होना और बहुत ज्यादा होना वो बताता है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो आयनाइजेशन एनर्जी अगर बहुत ज्यादा है तो वो नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर यहाँ पे जो ऑप्शंस देखें हम, तो इसमें देखना है आपको, इसमें देखिए पहला वाला जो है इसका आयनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है 2372, है ना। उसके बाद 520, फिर 580। तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है पहला वाला केस में, उसके बाद थोड़ा सा कम, उसके बाद थोड़ा फिर बढ़ गया। यानी कि ये पक्का है कि जो पहला एलिमेंट होना चाहिए वो नोबल गैस होना चाहिए, क्योंकि इसका आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा है। अब इस ऑप्शन में देखना है आपको किसमें जो है नोबल गैस पहला ऑप्शन में दिया हुआ है। और ऑप्शन नंबर 1 देखें तो इसमें लिथियम है जो कि नोबल गैस नहीं है, दूसरे ऑप्शन में हाइड्रोजन है जो कि नोबल गैस नहीं है, थर्ड ऑप्शन में बोरोन है जो कि नोबल गैस नहीं है, और फोर्थ ऑप्शन में हीलियम है जो कि नोबल गैस है। देखते ही इसका आंसर टिक करेंगे हम, दिल्ली। सो इजी क्वेश्चन है ना, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 का। ये फिर से एक बहुत ही इजी क्वेश्चन। इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल द नंबर ऑफ पीरियड ऑफ द एलिमेंट इज द सेम एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखते हैं, टिक करना है, ऐसे क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, बेसिक एकदम क्लास में डिस्कस किया और बेसिक कंसेप्ट है ये सब। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ आई प्लस आई माइनस। हाँ, फिर से आसान सा है ना। आई माइनस का साइज जो है वो सबसे ज्यादा होगा, उससे कम होगा आई का, और सबसे कम होगा आई प्लस का, क्योंकि कैटायन का साइज सबसे छोटा, एनायन का साइज सबसे बड़ा। अब किस ऑप्शन में दे रखा है ये, तो कैलकाटा में, सी ऑप्शन में दे रखा है। सो कैलकाटा इज द राइट आंसर। सो 16th नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आप आएंगे। फॉर द सेम वैल्यू ऑफ n the penetration power of orbital follows the order. For the same value of n, the penetration power of orbital follows the order. What is penetration power? This is basically attracting capacity of an orbital. Penetration power is basically attracting capacity of an atom. अब आपको देखना है किस ऑर्बिटल का अट्रैक्टिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा। अट्रैक्टिंग कैपेसिटी ऑफ एनी ऑर्बिटल। सो हमारे पास जो ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको याद होगा कि अगर हम ऑर्बिटल में कंपेयर करें तो जिसका साइज सबसे छोटा होगा वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अगर हम बात करें SPDF में, तो SPDF में अगर हम बात करें S ऑर्बिट, S सबसेल की, P सबसेल की और D सबसेल और F सबसेल में, तो साइज का जो ऑर्डर होता है, साइज का जो सीक्वेंस होता है, वो साइज में सबसे छोटा होता है S ऑर्बिटल, उससे बड़ा P ऑर्बिटल, उससे भी बड़ा D, और सबसे बड़ा होता है F ऑर्बिटल। तो साइज का ऑर्डर ये होता है। तो अट्रैक्टिंग कैपेसिटी देखो, अब साइज अगर बड़ा हुआ तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी कम हो जाएगा। तो जिसका साइज सबसे छोटा है उसका इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगा। यानी कि S ऑर्बिटल का अट्रैक्टिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद P का, उसके बाद D का, और सबसे कम F का। अब आपको देखना है ये किसका, क्या चीज का ऑर्डर मैंने बताया, ये अट्रैक्टिंग कैपेसिटी का ऑर्डर है। दैट मीन्स दिस इज द ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर। सो पेनिट्रेशन पावर ऑफ S ऑर्बिटल इज मैक्सिमम, देन P ऑर्बिटल, देन D एंड देन F। सो ऑर्डर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं, S सबसे ज्यादा वाला जो ऑप्शन है वो आपका कैलकाटा है। सो 17 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कैलकाटा होगा। ठीक है, कैलकाटा इज द राइट आंसर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द रिएक्शंस विल नीड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें देखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसको ज्यादा एनर्जी लगेगा जो कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया होगा, और उसमें से फिर हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं। जैसे सोडियम की बात करें, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें आसानी से लूज कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। Ca+ की बात करें तो इसके आउटरमोस्ट शेल में भी
अच्छा, एक कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा फील आएगा। जैसे सोडियम का 2,8,1 है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का 2,8,2 और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकाल चुका है, यानी कि 2,8,1 होगा Ca+ का। अब इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो आसानी से रिलीज कर सकते हैं, तब Ca2+ बनेगा। तो आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, यानी कि इस केस में एनर्जी ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन आप सीधे आओ कोई ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में देखिए K+ है। K+ का मतलब K है पोटेशियम, और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो 18, और 18 किसका है? आर्गन का। आर्गन जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो तो आर्गन एक नोबल गैस है, और नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो और उसमें से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो उसका एनर्जी मैक्सिमम होगा, उसमें से एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होगा। सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 18 इज कैलकाटा। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा झूठ बोल रहा है, देखना है आपको कौन सा गलत ऑप्शन है। तो इसमें पूछा है कि आयनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन नाइट्रोजन। तो अगर हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात करें तो लेफ्ट से राइट की बात हुआ है ना, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, तो लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है क्योंकि साइज डिक्रीज करता है। सो ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन का कम होता है आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से नाइट्रोजन का ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हाफ फिल हो जाता है, 1s2 2s2 2p3 है ना। तो ऑटोमोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। तो नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का कम होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर। ऑक्सीजन तो सही बोल रहा है ना, तो ये तो ऑप्शन गलत, हमको चूज कौन सा करना है? इनकरेक्ट वाला। तो ये ऑप्शन सही है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, डिजायर्ड ऑप्शन। अब हम आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी अगर हम पढ़ें तो बी में दे रखा है द एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन टू गेन एन इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट जीरो बट फॉस्फोरस इज दिस मच। हाँ, नाइट्रोजन का भी तुरंत बताया मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट सेल में, और 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें से आप अगर इलेक्ट्रॉन उसमें गेन करने की बात करो, हाफ फील्ड है और उसमें इलेक्ट्रॉन आप एक्स्ट्रा ऐड करना चाहो, नहीं चाहेगा वो, है ना। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेबिलिटी नाइट्रोजन का लगभग जीरो होता है। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड है, पहले से स्टेबल है। एक इलेक्ट्रॉन अगर आपने दे दिया तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, है ना, इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता। तो ये सही बोल रहा है कि द एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन टू गेन एन इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट जीरो बट फॉस्फोरस का कुछ होता है। देखो आप, नाइट्रोजन के ही सेम नाइट्रोजन के जस्ट नीचे है फॉस्फोरस, है ना। तो फॉस्फोरस में एक इलेक्ट्रॉन अगर आप देना चाहो तो उसका साइज के हिसाब से साइज बड़ा होता है तो वो ले लेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन नाइट्रोजन नहीं लेगा क्योंकि हाफ फील्ड है और साइज छोटा है। आते हैं कोई ऑप्शन नंबर सी में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस बिलोंग्स टू द सेम पीरियड। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस बिलोंग्स टू द सेम पीरियड, ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। एक पीरियड के अंदर क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज होता है? जी नहीं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज मतलब जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। अगर आप पीरियडिक टेबल में आओ तो आप ध्यान से देखिए, आप हाँ, पीरियडिक टेबल में आओ, चाहे इसमें आओ, ये वाला पीरियडिक टेबल ज़्यादा दिखेगा आपको। अगर इसमें हम देखें ध्यान से तो अगर लेफ्ट से राइट जाइए आप, तो लेफ्ट से राइट जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ेगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक किस बात का? आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा ही नहीं। लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करता है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो ही नहीं सकता। और ये बोल रहा है कि जो एक पीरियड होता है, एक पीरियड के अंदर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज होता है, ये तो झूठ बोल रहा है ना, गलत बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर झूठ वाला ही खोजना था, कौन इनकरेक्ट बोल रहा है। सो कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, ये ट्रिकी है, थोड़ा सा सोचना था आपको, लेकिन आसान है। ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है, लेकिन सीधा सीधा नहीं, घुमा के क्वेश्चन पूछा है थोड़ा सा। क्या है?
2 different beakers contain M1OH and M2OH solution separately. Find the nature of two solutions if the electronegativity of M1 is equal to 3.4 and M2 is 1.2 एंड ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखा है 3.5, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखा है 2.1। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए पहले। पहली बात इसमें लिखा है M1OH और देखो आप इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी आपको दे रखा है, इसमें इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का वैल्यू जो है आपको दे रखा है, सर्टेनली जो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का वैल्यू है वो दे रखा है आपको। जैसे M1 का कितना है 3.4 है और M2 का कितना है 1.2 है। एक बात बताओ आप, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा यानी कि वो कैसा बिहेव करेगा, नॉन मेटल जैसा, क्योंकि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। सो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो कौन है, वो नॉन मेटल है, सीधी सीधी बात करें तो। और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो कौन हो सकता है, वो मेटल हो सकता है। मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, उसका वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है। और आपको पता है कि मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, मेटल के जो ऑक्साइड्स होंगे वो किस नेचर का होता है, मियाँ बीबी। मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये बेसिक होता है ना। अब आपको देखना है कि M2 के साथ OH लगा हुआ है और M1 के साथ भी OH लगा हुआ है। आपको बताना है कि कौन एसिडिक होगा कौन बेसिक होगा। आप खुद ही बता दो, आप खुद ही बता दो। मेटल के साथ जो लगा हुआ है तो ऑप्शन के हिसाब से जो भी ऑप्शन दे रखा है उसमें जाते हैं। पहला कह रहा है कि M1 जो है, M1 है नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है और मेटल के ऑक्साइड, 1 सेकेंड, हेलो, हाँ हाँ, अच्छा मैं आपको अभी क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, तो कुछ देर बाद कॉल करते हैं, ठीक है? ओके, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम अभी? हाँ, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में M1 का वैल्यू जो है वो 3.4 है, M2 का वैल्यू है 1.2 और ये नॉन मेटल जो है एसिडिक नेचर का है और मेटल जो है बेसिक नेचर का होता है। तो सीधा सीधा आंसर आ गया, है ना। बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखकर आप फील आना चाहिए था आपको कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज्यादा है वो नॉन मेटल है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका कम है वो मेटल है। और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होता है और मेटल के ऑक्साइड बेसिक होता है, मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, है ना। सो दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना था आपको घुमा के, है ना। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है विच वन इज द मोस्ट एसिडिक अमोंग दीज, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो एसिडिक कौन होता है, अभी तुरंत बताया मैंने कि एसिडिक होता है जो नॉन मेटल है। तो आपको देखना है इसमें नॉन मेटल का ऑक्साइड कौन सा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में तो MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तो मेटल के ऑक्साइड है, मैग्नीशियम इज मेटल। और कौन है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी मेटल है। Na2O, ये भी क्या है, मेटल है। ये सारे के सारे अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ये मैग्नीशियम और कैल्शियम ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, जबकि सोडियम जो है वो अल्कली मेटल है। लेकिन ये कहने का मतलब है ये तीनों ऑप्शन जो है वो मेटल है। लेकिन एल्यूमिनियम ये भी मेटल है, लेकिन आपको याद होगा एल्यूमिनियम Al2O3 जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। अगर बात करें, यहाँ पे पूछा था कि मोस्ट एसिडिक कौन है, तो मोस्ट एसिडिक में जाने से पहले आप बस इतना बताइए कि मेटल के ऑक्साइड होता कैसा है। तो मेटल के ऑक्साइड अभी तुरंत बताया, मेटल के ऑक्साइड होता है मियाँ बीबी। मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है और मेटल के ऑक्साइड अगर बेसिक नेचर का होता है यानी कि 21 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, जो बेसिक हो। और जो बेसिक कौन सा है, तो बेसिक नेचर का है वो है मेटल के ऑक्साइड। लेकिन इसमें पूछा था आपको एसिडिक नेचर वाला कौन सा ऑप्शन है, तो सारे के सारे तो बेसिक ही हैं, लेकिन एक कौन सा है, Al2O3 जो है वो एम्फोटेरिक नेचर का है। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन होगा वो आपको कैलकेटा होगा। हालांकि ये भी एम्फोटेरिक, ये भी एसिडिक नहीं है,
मोस्ट एसिडिक कह सकते हैं, क्योंकि ये एसिड जैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एसिड जैसा भी बिहेव करता है, बेस जैसा भी करता है। लेकिन बाकी जो ऑप्शन है वो सारे के सारे तो बेस हैं, क्योंकि वो मेटल के ऑक्साइड है। सो कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, which one will have the highest second ionization energy? किसका आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगा? जो पहला ऑप्शन दे रखा है वो 1s2 2s2 2p6 3s1, तो ये तो क्वेश्चन करने क्या है, जिसमें हाफ फिल या फुली फिल है उसका हाईएस्ट होगा। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद देखिए कि किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हो जाएगा 3s0, ये हो जाएगा 2p3, ये हो जाएगा 2p6 है तो 2p5, और ये हो जाएगा 3s1। हर एक में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालो आप। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया, बाकी पीछे वाला जो कॉन्फ़िगरेशन जैसा है वैसा सेम होगा। तो 3s0 और ये बाकी इधर देखो आप, ये पूरा क्या है, दिस इज बेसिकली फुली फिल कॉन्फ़िगरेशन। और अगर फुली फिल कॉन्फ़िगरेशन है और उसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। ठीक, देखो आप ऑनलाइन में हम बहुत ज़्यादा लंबा क्लास नहीं ले सकते हैं, बस दो तीन क्वेश्चन और करते हैं और आज का क्लास यहीं पे कंक्लूड करेंगे। बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर ऑफ अ मेटल। अच्छा, कौन सा जो है मेटल का एटॉमिक नंबर है? तो आपको क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहिए, या फिर आपको अगर पीरियोडिक टेबल याद हो तो आप आसानी से बता सकते हैं इस क्वेश्चन। जैसे मुझे याद है तो मैं बताता हूँ आपको कैसे करेंगे। आपको नोबल गैस पता है, नोबल गैस का एटॉमिक नंबर है, जैसे हीलियम है तो इसका एटॉमिक नंबर 2। हीलियम के नीचे कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। तो हीलियम के नीचे नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनॉन का 54 और रेडन का 86। अच्छा, 36 जो है वो है आपका कौन? नोबल गैस। और 36 आप देखो पीरियोडिक टेबल में ये लास्ट कॉर्नर वाला पार्ट है। अब जो 36 के आसपास होगा वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है और सब क्या है, नॉन मेटल है। तो 36 से कम वाला जो है वो नॉन मेटल होगा, जैसे ये 32 है, 34 है, 36 है, ये सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल है। इससे जस्ट आगे जाओगे आप तो पहला वो अल्कली मेटल में आ जाएगा और दूसरा बड़ा एल्केलाइन अर्थ मेटल में। तो वैसे भी हम देख करके भी ऑप्शन बता सकते हैं डी। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर उसका देखेंगे कि ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, और अगर वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो पक्का मेटल है, अगर वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है तब भी मेटल है, अगर वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है तब भी मेटल है, अगर वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो नॉन मेटल होगा जनरली। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ब्लॉक पता कीजिए और वहां से आंसर निकालिए। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख करके डरने वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर सच में देखा जाए तो सबसे आसान क्वेश्चन है। देखने से लोग डरेंगे कि इतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है, लेकिन ध्यान से करेंगे तो सबसे इजी क्वेश्चन है। कैसे, देखो आप, एलिमेंट्स आफ्टर एटॉमिक नंबर 103 हैज बीन डिस्कवर्ड टिल नो। इफ एन element with atomic number 106 were ever discovered, which of the following electronic configuration will it possess? अच्छा, एग्जैक्ट क्या बोलना चाह रहे हैं कि एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 103, हैज बीन डिस्कवर्ड टिल नो, है ना, 103 तक डिस्कवर्ड हो चुका है, ये ऐसा बोल रहा है ना। इफ एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 106 वर डिस्कवर्ड, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक करने का मतलब सीधा सा है कि ये लैंग्वेज लिखा हुआ है, कहानी लिखा हुआ है। इस कहानी का मतलब सिंपल सा है कि 106 जिस एटम का एटॉमिक नंबर है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे सब में हर एक में रेडन लिखा हुआ है, आरएन 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 यानी रेडॉन है, और अभी तुरंत बताया मैंने रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 86, और इसमें कितना ऐड कर दें तो 106 हो जाएगा। तो अगर आप देखिए, अगर आप 86 में 14 ऐड कीजिए, जैसे 14 लिखा हुआ है 14 ऐड कीजिए
तो ये हो जाएगा 100। अच्छा 100 में आप 4 ऐड कीजिए तो 104 प्लस 2 ऐड कीजिए तो 106 है ना। 86 में 14 ऐड किया तो 100, 100 में 4 ऐड किया तो 104 और 104 में 2 ऐड किया तो 106। अब यहाँ पे देखो आप ऑप्शन में जो है यहाँ पे इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है जोड़ने पे, और इसमें भी 6 है, सब में 6 है। लेकिन आपको देखना है कि ये पीरियड के हिसाब से कौन सा सही होगा, है ना। अभी पीरियडिक टेबल में जाएंगे तो आपको ज़्यादा फील आएगा। यहाँ पे आते हैं, पीरियडिक टेबल में 106 आपका ये रहा, ये ठीक है। तो आप 106 किस तरह से ध्यान रहेगा कि ये क्रोमियम के नीचे वाला एलिमेंट है, और क्रोमियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन, जैसा क्रोमियम जैसा का कॉन्फ़िगरेशन है वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन मिलता जुलता होना चाहिए इसका भी। तो क्रोमियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन इसमें किसका है, तो 6 है ना, पता ही आपको याद ही होगा 4s1 उसमें हो जाता है, और 4s1 3d5, तो वो क्रोमियम के लिए होता है, इसमें 7s1 और 6d5 हो जाएगा। सो बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, है ना। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आयनिक रेडियाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये तो सीधा क्वेश्चन पूछ दिया आपसे। रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है, रेडियस याद होगा आपको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्टिव। सो जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा रेडियस उतना ही कम, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो इसका सीधा आंसर देखें तो 25 का आगरा करेक्ट आंसर। ओके, सो 25 क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया है। रिमेनिंग क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे, आपको टाइम बता देंगे, और अभी के लिए फिलहाल इतना ही।